यूसीसी लागू। उत्तराखंड, गुजरात, असम, अब भाजपा शासित अन्य राज्य इस कतार में है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस विधेयक को मानसून सत्र में लागू करने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस विशेषज्ञ कमेटी में समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। सदस्य शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, एम.के. राउत, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, मोहन पवार, वरिष्ठ अधिवक्ता, ज्योति राणे सिंह, पूर्व प्राचार्य शामिल है। यह कमेटी विधेयक का कानूनी ढांचा तैयार करेगी। इसके साथ ही विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे पर्सनल लॉ अभिव्यक्तिगत कानूनों का बारीकी से अध्ययन करेंगी। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार यूसीसी का एक नया मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद विधेयक पास होगा। यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज देसाई, मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा। मूल रूप से यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता बीजेपी का वो महत्वपूर्ण एजेंडा है जिसको देश भर में लागू करना बीजेपी की प्राथमिकता है। सरकार इसी ओर कदम बढ़ा रही है। यह एक वैचारिक और नीतिगत फैसला है जिसे बीजेपी देश के लिए जरूरी मानती है। समान नागरिक संहिता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। ये कमेटी विभिन्न वर्गों से, समाज के लोगों से सलाह सुझाव आमंत्रित करेगी और उन सब बातों पर विचार करके अपना प्रारूप प्रस्तुत करेगी और फिर सरकार उस पर विचार करके आगे बढ़ेगी। देश के 3 राज्यों में यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है और उसका पूरे राज्य में स्वागत हुआ है और आज की आवश्यकता है। और यूसीसी के लिए देश के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रदान किया हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की महती आवश्यकता है और जैसा रिपोर्ट आएगा उस पर सरकार त्वरित रूप से कार्यवाही करेगी। सर, लेकिन इसमें कांग्रेस का इधर कांग्रेस को इस कानून में कई लूफोले दिखाई देते हैं। इसे लागू करने में बीजेपी की तत्परता पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। इसके साथ इस कानून के औचित्य पर कांग्रेस का प्रश्न चिन्ह केंद्र से लेकर राज्य तक बना हुआ है। जितनी तैयारी सरकार यूसीसी लागू करने के लिए कर रही है, उतनी ही कांग्रेस भी इस कानून के खिलाफत के लिए तैयारी कर रही है। वो गांव का जो आदिवासी है, गांव का जो जंगल पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति है, उसको मालूम ही नहीं है कि यूसीसी क्या है। और आप केवल अपनी सरकार और सत्ता बचाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे और प्रपंच कर रहे हैं, ये इसका लोगों पे सकारात्मक असर मेरे को नहीं दिखता है, इसलिए ये उचित नहीं है। संख्या बल के दम पर भाजपा सरकार के लिए यूसीसी विधेयक को विधानसभा से पारित कराना मुश्किल नहीं माना जा रहा है, लेकिन असली चुनौती इसके क्रियान्वयन की होगी। विपक्ष पहले ही इस कानून के विरोध का ऐलान कर चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ की बड़ी आदिवासी आबादी, उनकी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज और ग्रामीण जीवन की विशिष्ट परिस्थितियां भी सरकार के सामने कई जटिल सवाल
खड़े कर रही है। ऐसे में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करना और उसे सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य बनाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी अब केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चुनौती का विषय भी बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है यूसीसी पर टकराव। जी हां, यूसीसी पर टकराव केंद्र से लेकर राज्य तक जारी है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में इसे पास कराने की न केवल हड़बड़ी दिख रही है बल्कि एक ऐसा दृढ़ संकल्प बीजेपी लेकर इसे आगे बढ़ रही है जैसे उसका ये एक बड़ा एजेंडा हो। लेकिन यही कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि आखिर ये जल्दबाजी क्यों हो रही है और यूसीसी के पीछे बीजेपी क्यों पड़ी हुई है। इसी पर सवाल जवाब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में खोजेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसका मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्दी कमेटी रिपोर्ट देगी। खास बात ये कि रंजना देसाई वही कमेटी के अध्यक्ष हैं जो कि उत्तराखंड में भी इसी तरीके की कमेटी का मसौदा तैयार कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश में भी जिम्मेदारी इनके पास है, अब छत्तीसगढ़ में भी वही जिम्मेदारी संभालने वाली हैं। क्या होगा यूसीसी में और इसको लेकर जो सवाल हैं उन सब के जवाब इस डिबेट में खोजने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले को राजनीतिक विश्लेषण के नज़रिए से हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिव नारायण पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पक्ष हमने सुना दिया, मुख्यमंत्री का क्या कहना है, उप मुख्यमंत्री का क्या कहना है, इसको लेकर कांग्रेस क्या कहती है। लेकिन टकराव यही, आशंका यही कि कहीं हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उस पर ये यूसीसी कोई बंधन तो नहीं बना देगी। पहले शुरुआत पांडे जी से करते हैं। पांडे जी, कुछ आशंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं जो कि ये इस पूरे कानून को एक शक के दायरे में लाते हैं कि इसको लागू करने के पीछे कोई हिडन एजेंडा लेकर बीजेपी चल रही है। देखिए मोहन जी, आप जानते हैं कि भारत के संविधान के चौथे अध्याय में आर्टिकल 44 ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो, उसका वर्णन है, जिसमें यह है कि भारत के सशक्तिकरण के लिए, नागरिकों में एकता बनाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए भारत की सरकार, देश की सरकार जो है कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ेगी, उस तरह का बनाएगी। उस समय संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार से विचार किया था कि धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे सिविल मामले होते हैं जो देश के नागरिकों में समान रूप से कानून के रूप से शासित होने चाहिए। एक जैसे उत्तराधिकार का विषय है, उनके विवाह का विषय है, उनमें विभिन्न प्रकार के जो है सिविल राइट्स के विषय होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अलग जाति, संप्रदाय, सामाजिक समूहों में अलग अलग प्रकार के होते हैं और ऐसी स्थिति में जो है असमानता दिखती है। एक प्रकार से उनके बीच में अधिकारों की समानता हो, इसलिए संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में ये वर्णन किया कि आर्टिकल 44 में कि आप जो है सरकार उस दिशा में बढ़े। और कोई नई बात नहीं है, ये संवैधानिक एक प्रावधान है। और हमने देखा है कि 4 स्टेट जो है देश के समान यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के तहत जो है उन्होंने अपना बनाया है। 5वां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें भी इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। बात सिर्फ इतनी है कि इस मसौदे का प्रारूप कैसा होगा, सांस्कृतिक एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, अधिकारों के सामूहिक रूप से उनको आगे ले जाने के लिए क्या उसका मसौदा क्या होगा,
जस्टिस देसाई चूंकि अनुभवी हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रकार की कमेटी छत्तीसगढ़ शासन ने बनाई है और उसमें आगे देखेंगे। इसमें सारे वर्गों को के लोगों का जो है समावेश होगा, सारे लोग इसमें अपने सुझाव दे सकेंगे। कॉमन कंसेंसस से यूसीसी किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बन सकती है, इसका ये मसौदा बनाने के लिए समिति की घोषणा की गई है। ये देश के हित में है, समाज के हित में है, लोगों के हित में है। अभी जो विरोध कर रहे हैं या विरोध की मंशा बनाए हुए हैं, वो पूर्वाग्रह के शिकार है। अभी तो बॉल आने वाली है, अभी से जो है वो सारी चीजें उस पर निर्णय जंप कर जाना वो न्यायोचित नहीं होगा। न्यायोचित ये होगा कि उसका पूरा अध्ययन करें, उसको देखें, उसमें अपना सुझाव दें, अपनी आशंकाएं उस कमेटी के सामने व्यक्त करें और उसका निदान करते हुए एक प्रकार से सिविल जो अधिकार होते हैं उनके बीच जो समानता पैदा हो, इस प्रकार का प्रयत्न करें। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि यहाँ 32 से 35% आदिवासी हैं, उनके कुछ अलग मान्यताएं हैं, उनके अधिकारों में, उनकी मान्यताओं में कुठाराघात तो नहीं हो जाएगा इसकी वजह से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ये उद्देश्य है ही नहीं। ये समाज को सशक्त बनाने के लिए, उनके सिविल राइट्स को एकजुट करने के लिए, समान सिविल राइट्स को तैयार करने के लिए है। इससे समाजों में टकराव नहीं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्ट के आधार पर उनकी आस्था और रूढ़ियों को किसी तरह से अप्रभावित किए बिना किस प्रकार से हम सिविल राइट्स को ठीक कर सकते हैं, यूसीसी लागू कर सकते हैं, ये इसके लिए सर्च कमेटी उस ढंग से प्रारूप बनेगा और सरकार उस तरह से कानून पास करेगी। इसमें किसी के राइट्स प्रभावित, अगर किसी को एक्सक्लूड करना है, किसी को उससे अलग करना है, तो ये इस प्रकार के भी कानून बनते हैं कि कौन सा ऐसा समूह है जो अपनी जिसकी आइडेंटिटी प्रभावित होगी तो उसको एक्सक्लूड करते हैं। उत्तराखंड में इस प्रकार की स्थिति है, गुजरात में भी किया है और असम में भी इस प्रकार का यूसीसी लागू है। तो उसमें एक्सक्लूड किया है कि कुछ धार्मिक सामाजिक समुदाय ऐसे हैं जिस पर वो लागू नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में उसको एक्सक्लूड करके और कुछ सिविल राइट्स उसको बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति है, टकराव की मंशा सरकार की नहीं। ठीक है धनंजय जी, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसके कई के जवाब तो पांडे जी ने दे दिए हैं, फिर भी क्या लग रहा है, ये अभी तो कमेटी बन रही है, सुझाव भी लेगी, उसमें आप लोग सुझाव भी देंगे, उसके बाद मसौदा तैयार होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पांडे जी ने जितनी बातें कही है, उन सारे बातों को अगर एकरूपता के साथ आप देखते हैं तो ये इनका सिर्फ राजनीतिक एजेंडा और प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। एक और ये कहते हैं कि समान नागरिक संहिता मतलब एक बराबर सभी लोगों के लिए कानून होना चाहिए। दूसरी ओर कहते हैं कि धर्म के हिसाब से, समाज के हिसाब से, व्यवस्थाओं के हिसाब से जो वर्गों को अधिकार है उससे हम उसके दूर रखेंगे, उससे छूट मिलेगा। तो फिर आपका जो समान नागरिक संहिता का जो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, यूसीसी कानून की आप बात कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो गया। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो एक बड़ा वर्ग 32% से अधिक जो आबादी है वो लगभग 94-95 लाख जिनकी जनसंख्या है वो आदिवासी वर्ग से, और छत्तीसगढ़ में एक वही वर्ग है जिसके लिए अलग से कानूनी अधिकार हैं। उनकी अपनी परंपरा है, उनकी अपने रूढ़िवादी परंपरा है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं और उनको पेशा एक्ट के तहत पावर मिला हुआ है, 5वीं अनुसूची के तहत पावर मिला हुआ है, उनको ग्राम सभा का अधिकार है। एक अलग वर्ग है जिसको यहाँ पे संवैधानिक अधिकार अलग मिले। बाकी जो वर्ग बसते हैं वो सब एक ही धारा कानून में आते हैं, उनको कोई अलग से अधिकार तो नहीं मिला है। और अल्पसंख्यक की बात करें तो 1% अल्पसंख्यक छत्तीसगढ़ में होगा। तो सवाल ये उठता है कि आप ला क्यों रहे? मतलब आपका लाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, जिस प्रकार से अडानी को प्रदेश में सारे जंगलों को सौंपा जा रहा है, पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है, जगह जगह आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है, जिस प्रकार से जनगणना में आदिवासियों को हिंदू लिखा जा रहा है, इसका आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा के लोग आदिवासियों को आदिवासी ना करके वनवासी करके अपमानने की कोशिश करे, उसके वर्ग उसका विरोध कर रहा है। और इनको आने वाले समय में जिस प्रकार से इनकी पॉलिसी है कि जंगलों के नीचे खनिज को पूंजीपतियों को सौंपना है और आदिवासियों का अधिकार खत्म करना है, मुझे ऐसा लगता है इसलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। मतलब इनके मन से साफ है, जो प्रदेश में आदिवासी वर्ग को जो अलग से कानूनी अधिकार मिले हैं, जो संरक्षण मिला हुआ है, जो सारे चीजों खत्म करने को वो बोल रहे हैं, उनको छोड़ देंगे। जैसे असम में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, आदिवासियों को छूट दे दी जाएगी, तो बचा केवल अल्पसंख्यक वर्ग। तो 1% अल्पसंख्यक वर्ग है, बाकी मैं तो पहले कहा ना, बाकी जो वर्ग हैं
बाकी जो वर्ग है वो तो भारत के संविधान के तहत जो उत्तराधिकारी उनका नियम कायदा होता है, जो उनके विवाह के बंधन है, जो विवादों के मामले हैं, जो गोद लेने की जो व्यवस्था है, उसके दायरे में आते हैं। तो फिर आप ला क्यों रहें? कहीं ना कहीं आप जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जैसे यहाँ बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या है, यहाँ जंगल कटाई गंभीर समस्या है, महंगी बिजली है, मोदी की गारंटी की वादा खिलाफी है, और भी बहुत सारे समस्याएं जिसका हल सरकार के पास नहीं है। उसे जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जो अनियमित कर्मचारियों को वादा किया था 100 दिन में नौकरी देने का, 1 लाख सरकारी नौकरी देने का, इन सारे विषय ध्यान भटकाने आप लाना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं हम उनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, तो बाकी लोग पे भारत का एक ही कानून लागू होता है। चलिए आऊँगा, इसका जवाब भी पांडे जी से लेंगे। पहले अनिल जी को भी सुन लेते हैं। अनिल जी, राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर माहौल बनाया गया, और जैसे कि बीजेपी एक रणनीति के तहत चल रही है कि ज़्यादातर राज्यों में ही ये पास हो जाए तो केंद्र में फिर आसानी से इसे लागू करने में आसानी होगी, इसलिए ये सब प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ये जो सवाल उठा रही है कांग्रेस, वो कितनी जायज़ है? देखिए मोहन जी, दुनिया के 68 देशों में, 68 देशों में समान नागरिक संहिता कानून लागू है, और यह बिना किसी धर्म, भाषा, जाति, समुदाय के ऊपर उठ करके है। 1835 में जब गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिंग, तो उन्होंने कहा कि भारत देश को यदि एक साथ डेवलप करना है तो इससे ऊपर उठ करके कोई कानून होना चाहिए, और तब कहा गया कि वो समान नागरिक संहिता जैसा कोई कानून अंग्रेज लाना चाहते थे, वो हो नहीं सका। देश को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद मुझे याद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1981 के अपने अखिल भारतीय प्रस्ताव में कहा कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और फिर बीजेपी ने 1989 में जब वो अयोध्या यात्रा शुरू की, और उसके पहले जो प्रस्ताव लाई बीजेपी, उसमें उसने 3 चीजें लेकर के आए मुद्दे, जिसमें समान नागरिक संहिता भी था, जो इस देश में लागू होनी चाहिए। कांग्रेस ने जरूर कभी समान नागरिक संहिता की बात नहीं की, और ये जरूर है कि जब कांग्रेस का राजीव गांधी सरकार थी तब एक शाहबानो प्रकरण हुआ, और उस शाहबानो प्रकरण के बाद देश में एक बात उठी कि किसी धार्मिक समुदाय को खुश करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे पलट सकते हैं। तो धार्मिक समुदाय को खुश न किया जाए, इसलिए उस समय भी एक समान नागरिक संहिता कानून की बात उठी। तो बीजेपी आरएसएस तो कई सालों से इसकी बात करते आ रहे हैं, और आज यदि देश में 4 राज्य समान नागरिक संहिता कानून लागू कर चुके हैं, और बाकी 7-8 राज्य और इसमें आगे हैं, तो छत्तीसगढ़ भी उसमें जुड़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि समान नागरिक संहिता कानून चाहिए क्यों? देखिए, इस देश में जनसंख्या असंतुलन है, इस देश में तुष्टीकरण की नीति है जो विभिन्न राजनीतिक दल यूज करते हैं, इस देश में पर्सनल लॉ है, इस देश में हिंदू कोड बिल है, इस देश में संविधान का मामला है, शाहबानो केस हुआ। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इसके चलते कहीं नहीं जो भारत की नागरिकता है, भारत में जो एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, वो इसमें ये मुद्दे इसमें आड़े आते हैं। और आप मत भूलिए कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी एक कानून लेकर के आई थी जनसंख्या को कम करने के लिए, और वो ये था कि नसबंदी होनी चाहिए। और नसबंदी को भी क्यों लागू किया गया? इसीलिए किया ना गया कि जनसंख्या असंतुलन ना हो। जनसंख्या असंतुलन नहीं होगा तो दूसरी समस्याएं पैदा नहीं होगी। तो संजय गांधी ने उसको मुखरता के साथ लागू करने की असफल कोशिश की। हम दो हमारे 2 बच्चे, ये नारा तो कांग्रेस के समय ही आया। क्यों आया? क्योंकि वो देश में एक जनसंख्या संतुलन को रोकना चाहती थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ पूरे देश में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक वर्ग चाहता है कि नहीं, हम 9 से 10 बच्चे पैदा करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो प्राकृतिक संसाधनों का जो नियमतः आवंटन होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं इससे डगमगाता है। इसलिए अब जरूरत हो गई है समय को, इसमें धर्म, जाति, भाषा, समुदाय, वर्ग, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब देश में एक कानून लागू होना चाहिए, जैसा विश्व के दूसरे देशों में लागू है तो इस देश में भी लागू होना चाहिए, और बीजेपी ने उसकी पहल की है। इसका स्वागत होना चाहिए। जो राजनीतिक दल इसका स्वागत नहीं करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं विधानसभा पटल पे या लोकसभा पटल पे कहीं ना कहीं आकर के उसके समर्थन में उतरना पड़ेगा। और यदि खिलाफ में भी उतरेंगे तो उन्हें जनता को बताना होगा कि भाई इसमें बुरा क्या है। ये ठीक है कि कांग्रेस की कुछ असहमतियां हो सकती हैं, और बीजेपी सरकार को भी उसको लेकर के करना होगा, तभी तो आप बहुमत के साथ पास कर पाएंगे। बहरहाल वो तो समय के गर्भ में बात है, लेकिन समान नागरिक संहिता कानून को लेकर साफ एक बात स्पष्ट है कि अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून का न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। नहीं, लेकिन किसी भी धनंजय जी जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि भाई ये समान नागरिक संहिता नाम जरूर है, पर ये है नहीं, क्योंकि
इसमें तो सभी ऐसे वर्ग जो आदिवासी हैं, अलग अलग जो जनजाति के लोग हैं, उनको छोड़ दिया गया है। तो उनको सब छोड़ ही दिया गया, सबको अलग अलग सिस्टम से काम करने का मौका मिल ही रहा है, तो समान नागरिक संहिता हुई कैसे? देखिए, एक बात कहें, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कानून जो सबके लिए बराबर हों। अब 2 बच्चे होना चाहिए, ये क्यों हर परिवार को लागू नहीं होना चाहिए भाई? किसी धर्म विशेष को क्यों छूट दी जाए इस पर? या तुष्टीकरण की नीति राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं अलग अलग धर्मों को खुश करने के लिए, उस पर रोक क्यों नहीं लगना चाहिए? ये तो सब ऐसे मुद्दे हैं ना, पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर कैसे हो सकता है? संविधानों केस तो हमने दिया ना उदाहरण। तो देश को अब इन छोटे छोटे मतभेदों से उठ करके आगे बढ़ना चाहिए। एक बात मैं और कह दूं कि अगर बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता कानून लेकर के आई है तो उसके सामने ये चुनौती है कि इसे पास कराना होगा, और इसे पास कराने के लिए वो अपनी शर्तों पर पास नहीं कराएगी। वो कहीं ना कहीं, अगर आदिवासी खुश नहीं है, आदिवासियों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही, तो उनकी चिंता भी करनी होगी, हिंदुओं की भी चिंता करनी होगी, मुस्लिम समाज की भी चिंता करनी होगी। तो जब जो चीजें सब मान्य कर लें, उन चीजों को ही लागू करके आप समान नागरिक संहिता कानून लागू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो मूल सवाल है वो ये कि कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है? अब सारी बहस इसी बात पर हो रही है कि समान नागरिक संहिता है कि नहीं, एक समान कानून है कि नहीं, कौन इसमें अलग है, मुस्लिम वर्ग इसका विरोध करेगा तो वैसे ही एक टकराव जैसी स्थिति बनेगी। एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश तो नहीं है इस कानून के जरिए पांडे जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा अभी अनिल जी ने बताया, 89 से यूसीसी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का आग्रह था। 3 प्रमुख विषयों में यूसीसी भी हमारा एक विषय था, और ये देश शिद्दत के साथ महसूस करता है कि सिविल आचरण संहिता से ये आपका यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में इसका संवैधानिक वर्णन भी है। हम लगातार आग्रही रहे। बात सिर्फ इतनी है, और हमारा एक प्रकार से बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे पास विपक्ष है, अटल जी जैसा विपक्ष नहीं है कि एक कंसेंसस बना सके, चर्चा कर सके और तुर्की बतुर्की उसका जवाब दे सके, हमसे एक ठीक ढंग से डिफर हो सके, अपनी असहमति जता सके, और उस असहमति के आधार पर हम लोग बैठ के कुछ चर्चा कर सके। बात सिर्फ जहां चलती है कि देश के कानूनों की, देश में कुछ नए रिफॉर्म्स की, वहां पर सीधे सीधे अडानी अंबानी आ जाते हैं, वहां पर आरएसएस आ जाती है, वहां पर सावरकर आ जाते हैं। ये घिसी पिटी जो राजनीति है, वो आदिवासी जल जंगल जमीन आ जाता है। ये मतलब कहने का मतलब यह है कि बात चलती है दवाइयों की और गुड़ का भाव पूछा जाता है। ऐसा विपक्ष दुर्भाग्य से इस देश में है, और हम ये कहते हैं कि सिविल आचरण संहिता, जब आपको प्रारूप कमेटी बनी हुई है, उस पर पूरा डिस्कशन होना है, उस पर पूरी चीजें बात हो रही है, हर समाज के लोगों को उस पर जो है चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसका एक लंबा इतिहास है, सामाजिक विकास में उसका अपना एक योगदान है इतने वर्षों में, उसको खुल के सामने आना चाहिए कि क्या रिजर्वेशन है, किस तरह की बात है, और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कांग्रेस को व्यवहार करना चाहिए। एक प्रतिक्रियावादी पार्टी के रूप में जब आती है तो समाज का सुझाव देकर कुछ चीजों को बदलने के लिए, कुछ चीजों की अच्छी चीजों को शामिल करने के लिए इस तरीके की भूमिका में कांग्रेस क्यों नजर नहीं आती है? देखिए, देश का दुर्भाग्य है 2014 के बाद इस देश में लोकतंत्र से चुने हुए प्रधानमंत्री तानाशाह बन गए, जो हिटलर की तरह काम करते हैं, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, कभी संविधान की हत्या करना चाहते हैं आरएसएस भाजपा को। इसलिए बोले 400 सीट हमको चाहिए। जो विपक्ष को तो खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस पार्टी उस तानाशाह के खिलाफ सबसे बड़ा ढाल है इस जनता के लिए। सीटें तो नहीं आई है ना उतनी अभी जी, सीट तो नहीं आई है, अब नहीं तो आया ना, जनता ने बोल दिया ना, तानाशाही कैसे खत्म करेंगे ना, हिटलर शाही से खत्म हो गए, लोकतंत्र है। तो इस देश का दुर्भाग्य है ना कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में चाहे पत्रकार सवाल नहीं उठा सकता, युवा सवाल नहीं उठा सकता, किसान सवाल नहीं उठा सकता, आदिवासी वर्ग की जमीन को किस प्रकार से बंदूक के साए में छीना जा रहा है, उनके कानूनी अधिकारों को हनन किया जा रहा है, ये एक देश का दुर्भाग्य है। मैंने कहा ना, आपका सीधा सीधा लक्ष्य है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कैसे अडानी जैसे मोदी के मित्रों को स्थापित किया जा सके, उनको खदेड़ा जाए। उनके अगर आपको परंपरा का ख्याल होता, उनके रूढ़िवादी जो परंपरा उनका आपका ख्याल होता, उनके संस्कृति का ख्याल होता, तो आप हसदेव और तमनार के जंगलों का विरोध करे आदिवासियों के लहू नहीं बहाते। आपने आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया और वो खुद कहते वनवासी हैं, तो आप तो आदिवासी से वनवासी में आ गए।
ये एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति। और वो आरएसएस जो जिसकी तो पता ही नहीं कि वो आरएसएस भारत की संस्था है कि विदेश की संस्था है, क्योंकि भारत के संविधान को मानता ही नहीं है। वो भारत के समान नागरिक संहिता की बात करे, पहले तो खुद जाके अपना पंजीयन करा ले। जब चाय ठेला पान ठेला का पंजीयन होता है, इस चैनल का पंजीयन हो रहा है, जो खुद को संविधान को नहीं मानता वो सत्संग कर रहा है। जो भारत के संविधान को जलाया जिस आरएसएस ने, जिस देश को सौंपा गया, और एसएस लोग जो इस देश के तिरंगा को अपशकुन बताते रहे, जो 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराए, आप सलाह दे दीजिए, वो चेंज हो जाएगी चीजें। अरे नहीं, मैं तो संविधान पे आ रहा हूँ ना, सारी चीज संविधान से जुड़ा हुआ है ना पांडे जी, जल्दी। वही संविधान से जुड़ा हुआ है ना भाई। भारत का संविधान सौंपे डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने, जिस देश के आग्रह किया, कौन थे आरएसएस के लोग जो उसका अम्बेडकर जी का पुतला जला रहे थे, संविधान की कॉपी जला रहे थे, देश के लिए मनुष्य बता रहे थे। जब तिरंगा को मनुष्य बता रहे थे, संविधान संबंधित चीजें है ना, तो इनको किसी की चिंता तो है ही नहीं। विपक्ष पे आरोप लगाएंगे, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कह रहा हूं ना कि आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री बना है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, तानाशाही करते हैं, और विपक्षी ने आवाज सुनते हैं, पत्रकारों की आवाज सुनते हैं। विपक्षों की आवाज ही नहीं सुनते तो आप लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं कि विपक्ष हमको सहयोग नहीं करता? भाई उनकी बात सुनी जाए, शामिल की जाए, तब तो मतलब है उनकी बात रखने का। पांडे जी, जल्दी। ऐसा है मोहन जी, ये लोकतंत्र के दो पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं। विपक्ष भी हम नहीं मानते, प्रतिपक्ष होते हैं, मतलब वो भी इस प्रकार के शासन का एक हिस्सा होता है। लेकिन मैंने कहा ना, सिविल आचरण संहिता यूसीसी के बारे में जब चर्चा हो रही थी, यूसीसी के बारे में चर्चा होगी, धर्मांतरण विरोधी कानून के बारे में चर्चा होगी, तो उसी के बारे में चर्चा होगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक व्यक्ति वो नैरेटिव बनाता है और मजबूरी होती है ग्रास रूट लेवल पर उसी डायलॉग को लाना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी वैचारिकता खो दी है, और उसको बड़ी दिक्कत है कि 14 से मुख्यमंत्री, मतलब एक गांधी फैमिली से अलग क्यों प्रधानमंत्री बन गया, एक सामान्य परिवार से आदमी बन के आज तीसरी बार सरकार क्यों बनाया हुआ है। विषय सिर्फ इतना है, चिढ़ ये है, अवसर दीजिएगा। प्रकार से सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट जो होता है ना, मेरे अलावा ये कैसे विपक्ष भी क्या दुराग्रह रखकर काम कर रहा है क्या सरकार? देखिए, पहले बोले के रूप में, प्रतिपक्ष के रूप में पहले बोले मैं चौकीदार हूं, स्वागत है, फिर बोले मैं भीख मांग के खाया हूं, फिर बोले जुमला सुना रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री है कि नौटंकी कंपनी है? अरे अभी और विपक्ष की जो बात करते हैं, विपक्ष तो लगातार उससे संवाद की स्थापित कर रहे हैं, घुटना टेक के पीठ दिखा के भागते हुए सदन में सबने देखा हुआ है। हम चर्चा जब करते ट्रंप के देश के मुद्दे पर तो नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं। ये आपकी बुद्धिमत्ता है। और जो संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है ना, उतना तो बुद्धिमान नहीं है नरेंद्र मोदी जी ने, मोहन भागवत जी जिन्होंने संविधान लिखा है, वो संविधान को जलाने वाले मोहन भागवत की कंपनी आरएसएस जो संविधान को नहीं मानती है। और आदिवासियों के खिलाफ तो आरएसएस और भाजपा पहले लगी हुई है। जो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, वनवासी आश्रम खोलते हैं, वो क्या आदिवासियों को सम्मान की बात करेंगे? फर्जी तरीके से देश में चोरी करके, वोट चोरी करके, सीट चोरी करके, देश को गिरवी रख के अगर आप कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति है तो आपकी बुद्धि में तरस आती है। अरे चाटुकारिता में कम से कम देश की आवाज तो सुनो। आदिवासियों के हित की बात कर रहे हो बैठ के, आप बस्तर में रहते हो, आप खुद बस्तर में रहते हो, आदिवासियों के अधिकार खत्म करने की बात कर रहे हो। बस्तर में आदिवासी परिवार से पैदा नहीं है, कैसे आप बात कर रहे हो? आप संघी हैं, आप ना तो हिंदुओं के ना मुसलमानों के हैं। राम मंदिर में चोरी करने वाले क्या लग रहा है ये होती है, चोरी करने वाले विवाद से ट्रंप को पूजा आपके लोग करते हैं, कानून का असर पड़ रहा है क्या? क्या लग रहा है कानून क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी? जल्दी आ गई बात, आ गई बात। अनिल जी को सुन लेते हैं, 1 मिनट बचा है। अनिल जी जल्दी, क्या होने जा रहा है आगे? राजनीतिक दल सत्ता में होता है, वो अपने एजेंडे को लागू करता है। बीजेपी ने धारा 370 लागू कर ली, बीजेपी ने राम जन्मभूमि मस्जिद मामला क्लियर कर लिया, राम मंदिर बनवा दिया। अब उसका तीसरा जो सबसे बड़ा जो जनता से वादा था वो था समान नागरिक संहिता को, वो उस ओर आगे बढ़ रही है। अब कांग्रेस इस पर किस तरह से स्ट्रेटजी के साथ इसका विरोध करती है, ये सब समय बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह किसान बिल बीजेपी सरकार ने पास नहीं किया, क्योंकि उसका भारी तौर पर कहीं ना कहीं विरोध हुआ, समर्थन नहीं मिल पाया, इसलिए बीजेपी इसको बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाएगी। लेकिन वो अपनी रणनीतिक कौशल से यह तय करेगी कि जो राजनीतिक दल है वो समान नागरिक संहिता का समर्थन कर दें। और ये यदि पास हो जाता है तो बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में कहेगी कि देखिए हमने 3 वादे किए थे और तीनों वादे हमने पूरे कर दिए। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं अब तक, चाहे वो सावरकर के मुद्दा हो, चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, वो कितना जनता एक्सेप्ट कर रही है, ये अभी ताजा परिणामों से पता चला है। ठीक है,
चलिए, तो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कवायद शुरू हो गई है, जल्द ही मसौदा तैयार होगा तो और चीज़ें सामने आएंगे, लेकिन इसे पास करने की पूरी तैयारी है। ऐसे में कांग्रेस को भी अपनी पुख्ता तैयारी करनी होगी ताकि सदन में भी और सदन के बाहर भी अपना विरोध जोरदार तरीके से जता सके। इसके लिए इंतजार करेंगे। हमारे साथ धनंजय जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शिव नारायण पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।